Hello everyone, welcome to Tathastu ICS and welcome to our daily news analysis. आज का जो एनालिसिस है इसमें बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू कवर एंड आई होप कि आप सभी लोगों ने जो थंबनेल है उसमें तो आपको एक झलक मिला ही होगा कि क्या क्या टॉपिक्स हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं आज, राइट। बट बिफोर स्टार्टिंग ऑफ विद दिस थिंग, आप सभी को पता ही होगा कि तथास्तु पे कोर्सेज चल रहे हैं, राइट। एनसीईआरटी, सीसेट पेपर 2, अपार्ट फ्रॉम दैट बीए, एमए, डिप्लोमा प्लस यूपीएससी प्रेपरेशन और ओनली यूपीएससी प्रेपरेशन, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। फॉर दैट यू जस्ट नीड टू विजिट आवर वेबसाइट tathastuics.com। यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं एंड देयर यू विल बी गेटिंग द होल इन्फॉर्मेशन, सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ से आपको मिल सकता है एंड नंबर्स भी दिए हुए, सो फ्रॉम देयर यू कैन कॉन्टैक्ट द पीपल ऑल्सो ओवर हियर, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा जो सबसे पहला जो टॉपिक है इट इज रिलेटेड टू दी लेप्टोस्पाइरोसिस। सो ये जो है ये द हिंदू का आर्टिकल है। देखिए अभी जो हम लोग न्यूज़ कवर करते हैं दैट इज़ नॉट जस्ट ओनली फ्रॉम द हिंदू बट इंडियन एक्सप्रेस से भी हम चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं, तो ओवरऑल कवरेज पूरा आपको मिल रहा है, ठीक है। सो ये जो आर्टिकल है हमारा द हिंदू का, हेल्थ जिस पेपर 3 में आ रहा है। सो अंडरस्टैंडिंग लेप्टोस्पाइरोसिस, अ डिजीज दैट सर्जेस ड्यूरिंग दी मॉनसून। सो ये एक ऐसा डिजीज है जो कि मॉनसून के टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये क्या है एंड इसके सिम्टम्स क्या हैं, किस तरीके से बेसिकली ये फैलता है, वो सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे सो दैट आप उस चीज़ से अवेयर रहें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से तो इम्पॉर्टेंट है ही है, ठीक है। ये जो डिजीज है दिस हैज बीन कॉल्ड एज इलीज्वर, इलीज्वर, ठीक है। ये कन्नड़ में इसको इलीज्वर कहते हैं एंड एलिपानी इसको मलयालम में बोला जाता है एंड दोनों का ही मतलब क्या होता है, रैट फीवर, ठीक है। ज्वर तो आप सभी को पता ही है ना, तो दैट इज द फीवर। सो यहाँ पे जो है फीवर की बात हो रही है, रैट फीवर। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, एनिमल्स, एंड यहाँ पर जो एक मेन चीज देखी जा रही है जिसकी वजह से ये फैलती है वो रैट यहाँ पे देखा जा रहा है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, सिर्फ यही नहीं है, ठीक है। दिस यूजर्स had actually fed a common belief that rats are the sole cause। अब यहाँ पे इस नाम की वजह से पता चलता है कि ऐसा लगता है कि रैट जो है, जो चूहे हैं, सिर्फ वही एकमात्र रीजन है इसके पीछे। किस चीज के पीछे, इस बीमारी के पीछे वही एकमात्र रीजन है, जो कि बेसिकली एकदम ही गलत है, क्योंकि इसके पीछे और भी एनिमल्स इन्वॉल्व हैं ये बीमारी होने के पीछे, जो है डिजीज होने के पीछे। अब ये कौन से हैं, pigs, cattle, water buffaloes, goats, dogs, horses and even the sheep as well। तो ये बेसिकली एनिमल्स से स्प्रेड होने वाला है। अब क्या कैसे है, देखिए इसमें जब ये जब हेल्थ इश्यू होती है तो इसमें क्या होता है कि यू विल बी हैविंग डायरिया, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, देन डिहाइड्रेशन, फेटिक एंड यू विल बी एक्चुअली फीलिंग बहुत ज़्यादा एक तरीके से जो है वीक फील करना एंड बहुत ज़्यादा जो है लो फील करना, खाना पीना एंड ऑल उन सारी चीज़ों को लेकर के वीकनेस फील करना, मसल्स में वीक फील करना, मतलब ओवरऑल जो है आपकी बॉडी एकदम सही फील नहीं कर रही होती है, ओके। एंड वॉमिट आना, ये सारी चीज़ें जो है इसके सिम्टम्स हैं, राइट। सो ऑल दीज आर द सिम्टम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर डिजीज। नाउ अब ये जो तरीके की डिजीज है दिस कैन बी फेटल ऑल्सो। ये एक जो है इन्फेक्शियस फेटल डिजीज भी है। अब इसके पीछे क्या क्या रीजन है, क्या कैसे है नॉल। अब इसको फेटल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जितने भी मैंने सिम्टम्स बताए, अगर आप उस चीज को ध्यान दे करके इफ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ देन डेफिनेटली जो है क्या होगा वो आप सभी को समझ में आ ही रहा है। ये जो डिजीज है दिस इज एस्टिमेटेड टू अफेक्ट अराउंड 1.03 मिलियन पीपल। इतने लोगों को जो है इसने इम्पैक्ट किया हुआ है, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 60,000 लोगों की डेथ हुई है,
ठीक है, तो इतने में से इतने लोगों ने जो है अपनी जो जीवन है वो गंवा दिया इसकी वजह से। सो दिस लेप्टोस्पायरोसिस इट इज अ जूनोटिक बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है, जूनोटिक बैक्टीरियल डिजीज है। अब यहाँ पे ये जो वर्ड है इस चीज का ध्यान रखिएगा, बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से वायरस मत समझिएगा, ओके, तो ये चीज यहाँ पर ध्यान में रखना है, राइट। सो जूनोटिक बैक्टीरियल डिजीज है विच कैन बी फेटल एंड इट टेंड्स टू अकर इन लार्ज आउटब्रेक्स। अब ये लार्ज आउटब्रेक में कैसे होगा, रेन और फ्लडिंग की वजह से, एंड दिस विल एक्चुअली हैपन व्हेन दिस विल हैपन ड्यूरिंग मॉनसून, क्योंकि मॉनसून के टाइम पीरियड में ही तो रेन और फ्लड जो है ये दोनों होती हैं, है ना, तो इसी वजह से वहां पे जो इसका टाइटल है उसमें मॉनसून मेंशन किया हुआ था। Got it? It just that it is as simple as that. Now the next is that it is more prevalent in warm, humid countries and can affect both urban and that of the rural areas. बारिश और जो फ्लडिंग है ऐसा जरूरी तो नहीं है सिर्फ रूरल एरियाज में आए, है ना, तो जहां पे भी इस तरीके की चीजें होती हैं एंड वो जो एनिमल्स हैं उनकी वजह से इन्फेक्शंस फैलना लाजमी है, तो इट इज मोर प्रेवलेंट ड्यूरिंग दी वार्म एंड ह्यूमिड इन दी वार्म एंड ह्यूमिड कंट्रीज। एंड जब ये मॉनसून का टाइम पीरियड रहता है तो वैसा ही सिचुएशन रहता है ना। नाउ द बर्डन ऑफ लेप्टोस्पायरोसिस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन द फ्यूचर पर्टिकुलरली इन दी ट्रॉपिकल कंट्रीज। अब यहाँ पे यही देख लीजिए, वार्म एंड ह्यूमिड कंट्रीज की जब बात कर रहा है तो ट्रॉपिकल रीजन वहां पे ऑब्वियस सी बात है आ गया, मॉनसून तो स्पेसिफिकली हम लोग इंडिया की यहाँ पे बात कर रहे हैं। खैर अब यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन्स को पूरे बात कर रहा है। अब ये ट्रॉपिकल रीजन कौन सा एरिया है मैम, अब ये देखिए, दिस इज सपोज दैट दिस इज अर्थ, राइट, दिस इज इक्वेटर, ये हमारा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, राइट। आई गेस दिस इज नॉट विजिबल, यहीं पे देख लेते हैं छोटे से एरिया में यहाँ पे, राइट। सो दिस इज अर्थ, this is your equator, this is your tropic of Cancer and tropic of Capricorn. So the region between this is called as the tropical region. इसको क्या कहते हैं, tropical region, right? ओके, तो वही बात कह रहा है कि ये फ्यूचर में ये जो डिजीज है इसके इंक्रीज होना जो है वो एक्सपेक्टेड है, एंड पर्टिकुलरली कहाँ पे एक्सपेक्टेड है, ट्रॉपिकल कंट्रीज में एक्सपेक्टेड है, with the growing urban poor populations and inadequate sanitary infrastructure. So urban poor जो है उसका नंबर इंक्रीज हो रहा है because the people from the rural area they are moving down to this urban area, and वहाँ पे आकर के जो है वो बहुत ही लो ग्रेड टाइप अपनी जिंदगी जी रहे हैं, गुजारने को मजबूर हैं वो लोग वहाँ पे बिकॉज ऑफ द लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट दे आर ओवर हियर एंड बहुत ही लो ग्रेड, एंड बहुत सारे लोगों का आपने देखा ना पैथेटिक लाइफ एकदम उनकी हो रखी है। तो उस टाइप के सिचुएशन में सैनिटरी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्वियसली बात नहीं है, साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं हो रहा है, देन दिस डिजीज इज वेरी ऑब्वियस टू अकर। कॉजेस क्या है, यहाँ पे हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ रैट को बेसिकली बोला जा रहा है, बट नो, ओके, इट इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम लेप्टोस्पाइरा इंटेरोगन्स which is contagious in animals but can be transmitted to humans in certain environmental conditions। और ये certain environmental conditions कौन से हैं, वार्म है, ह्यूमिड है, रेनी है एंड फ्लड वाला सिचुएशन है, ये सारे सिचुएशन में ये फैलेगा। इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस, इट इज कॉन्टेजियस इन दी एनिमल्स, एंड ये कौन सा है इसमें बैक्टीरियम, सो बैक्टीरियम लेप्टोस्पाइरा इंटेरोगन्स। ये सारा का सारा आपका प्रीलिम्स का है ये सारा पॉइंट, राइट, ऑल दिस एवरीथिंग, मतलब ये सारी की सारी चीजें प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर आ गई हैं आपको। ओके, नेक्स्ट, द डिजीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अब ये जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में अगर आप आएंगे तभी होगा। अब ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में किस चीज के आ रहे हैं, यूरिन। किसके यूरिन के कांटेक्ट में, वो जो एनिमल जो इन्फेक्टेड है इस चीज से, ओके, उसके यूरिन के कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो और थ्रू इनडायरेक्ट ऑल्सो, अब डायरेक्टली सपोज कि जो है यूरिन है वहां पे, ठीक है, आप उसके कांटेक्ट में आ गए,
राइट, सो इट विल स्प्रेड। अब जो है उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा, ये बैक्टीरिया ने आपको पकड़ लिया, अब नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। या फिर इनडायरेक्टली, अब ये इनडायरेक्टली कौन सा हो गया, फ्लड में, वाटर में मिक्स हो गया है, ठीक है, पानी में ढेर सारा मिक्स हो गया है एंड ऑल, रेन वाटर है उसमें मिक्स हो गया है इन्फेक्टेड एनिमल्स के, ठीक है। तो उस टाइम में क्या होगा, सॉइल में मिक्स हो रहा है, वाटर में मिक्स हो रहा है दिस लेप्टोस्पाइरा बैक्टीरिया, तो ऑब्वियस सी बात है इट विल इम्पैक्ट यू। ओके, तो जाने अनजाने में भी जो है आप इसके कांटेक्ट में आ जा रहे हैं एंड इट इज इम्पैक्टिंग। Okay, and this is spreading basically. Okay, wild and domestic animals such as that of the rodents, cattle, pigs and dogs, all these can serve as the carriers. सिर्फ रैट ही नहीं है, ठीक है, तो इसमें rodents, cattle, pigs and dogs ये सभी आते हैं shedding leptospira in their urine for several months or even years also. काफी महीने तक ये जो है वो बैक्टीरिया रिलीज करते रहेंगे थ्रू द यूरिन एंड दिस कैन हैपन इवन फॉर द years also, not only till the months, मतलब बहुत कुछ months ही नहीं, जबकि years में जो है ये दिस कैन बी पॉसिबल। एंड सिर्फ जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है सिर्फ उनका ही नहीं, वाइल्ड भी ऑब्वियस सी बात है, इतने सारे स्ट्रे डॉग्स हैं, है ना, तो बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स जो बाहर डॉग्स इतने सारे घूमते रहते हैं, आप खुद समझिए कि आप जो उनको फीड कराते हैं, खाना देते हैं, वो ब्रीड करते हैं इतना सारा, 2 से 4, 4 से 5, और मतलब ढेर सारा एक उनका ग्रुप बन जाता है, राइट। एंड लेटर ऑन वही डॉग्स जो है वो आसपास के लोगों को जो है बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, राइट, दे क्रिएट लॉट्स ऑफ रक्कस ओवर देयर एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर कैरिंग लॉट्स ऑफ डिजीजेज ऑल्सो। यू मस्ट हैव हर्ड कि काफ़ी टाइम जो है वो डॉग्स बच्चों को भी मार देते हैं, राइट, एंड जो दूसरे एनिमल्स हैं उनको भी मार देते हैं। तो इज इट राइट टू फीड दीज काइंड ऑफ डॉग्स, खुद सोचिए, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ यही बात नहीं है कि डोमेस्टिकेटेड नहीं, अब डोमेस्टिकेटेड जो भी एनिमल्स होते हैं टाइम टू टाइम यू आर टेकिंग देम टू दी वेट्स, ओके, वहां पे जाकर के प्रॉपर चेकअप हो रहा है, तो यू विल गेट टू नो अबाउट दिस थिंग, बट नॉट अबाउट दी स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे एनिमल्स, यू कैन नॉट टॉक अबाउट देम ना, उनको यू कैन नॉट बेसिकली गेस अबाउट देम, राइट, सो दैट इज द सी। ना मिसकंसेप्शंस क्या है इस चीज को लेकर के, ये जो मिसकंसेप्शन बेसिकली ये है कि इसको कहते हैं जनरली लोग कि ये एक रैट फीवर है, ठीक है, रैट फीवर है, जो कि एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है इस चीज को लेकर के, बिकॉज ये सिर्फ रैट से ही नहीं होते हैं, बहुत सारे दूसरे एनिमल्स से भी होते हैं। सो दिस इज फॉर द जनरल अवेयरनेस आपके लिए, लोगों के लिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो डिजीज है, द डिजीजेस इंसिडेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये जो काफी हद तक जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है उसकी वजह से हो रहा है, राइट, कि इसके फैलने के बहुत सारे कारण हो जा रहे हैं, है ना, जिसमें से कि ये जो मिक्स मैच होकर के आप तक पहुंच जा रहे हैं जाने अनजाने। कोई स्ट्रे डॉग, स्ट्रे एनिमल बहुत ही दूर है कहीं पे एंड उसका यूरिन जो है मिक्स होकर के वाटर में किसी तरीके से नाले के थ्रू या फिर जो है सॉइल में या फिर किसी और सामान में जो है मिक्स होकर के आपसे टच हो गया, है ना, आप उसके कांटेक्ट में आ गए, देन, है ना। ये भी तो हो सकता है कि सपोज आप पूरी तरीके से फुल्ली कवर्ड है, आपका कोई सामान नीचे गिर गया एंड आपने उसको पिक किया, उसको वॉश किया, लेकिन वो बैक्टीरिया रह गया, है ना। तो वो चीजें हैं, इस टाइप की चीजें, इस टाइप के फैक्टर्स की बेसिकली बात कर रहा है, क्योंकि ये डिफरेंट चीजों के थ्रू जो हैं ये फैल रहे हैं, ओके। इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज poor waste management and unhygienic conditions contribute to the spread of the leptospirosis। हाँ, obviously बात है, ये जो पुअर कंडीशन हो रखा है, ये पुअर इतनी सारी जो चीजें हो रखी है, मतलब पुअर मैनेजमेंट है, वेस्ट मैनेजमेंट है, अनहाइजेनिक पूरा कंडीशन हो रखा है, तो उस चीज की वजह से लेप्टोस्पायरोसिस जो है ये इतना ज्यादा स्प्रेड कर रहा है। नेक्स्ट आता है प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है, स्प्रेड हो रहा है बहुत सारी चीजें, अब इसके मेजर्स क्या है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वन हेल्थ अप्रोच, व्हाट इज दिस प्रिवेंटिव चीज। ये तो है, सबसे पहले तो हेल्थ एजुकेशन होना लोगों को बहुत जरूरी है कि सिर्फ रैट्स की वजह से चीजें नहीं फैल रही है, देयर आर वेरियस अदर रीजंस ऑल्सो, ठीक है, दूसरे रीजंस भी हैं इससे कनेक्टेड। नाउ
community empowerment and preventive habits are the ones which you have to follow. So the very first thing is the cleanliness. बहुत सारे लोग हैं जो ठीक है बैठे हुए लेकिन आसपास जो है उतनी साफ सफाई अपने घर में मेंटेन नहीं करते, बाहर की तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है। तो दैट इज सपोज टू बी देयर। सो प्रिवेंटिव हैबिट्स आपको अपनाने पड़ेंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट दी कम्युनिटी एम्पावरमेंट करना पड़ेगा, हेल्थ एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। वन हेल्थ अप्रोच क्या है? Considering the interconnections between human, animal and environmental health is beneficial in the leptospirosis control. One health, यहाँ पे आप देख सकते हो कि human, animal और environment, ये human, यहाँ पे देखो this is human, this is animal, ठीक है, and ये this is the environment, राइट ये सारे इंटरकनेक्टेड है, ओके एंड ये सभी जो है आपस में ही एक तरीके से जो है ये चीज स्प्रेड हो जा रही है। एनवायरमेंटल कंडीशन से एनिमल्स है एंड फाइनली कौन इम्पैक्ट हो रहा है? ह्यूमन, बिकॉज यू आर ऑल्सो नॉट मेंटेनिंग द क्लेनलीनेस एंड ऑल, एंड यहाँ पे जो डॉग की वजह से जितने भी लिटर्स हैं एंड यूरिन है वट एवर इज देयर, यू आर गेटिंग इन कॉन्टैक्ट विद दैट, इसकी हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं है। एनवायरमेंटल जो हेल्थ है, एनवायरमेंट का जैसा सिचुएशन है, आपके आसपास का एनवायरमेंट भी जो है वो भी अच्छा नहीं है, एंड इट इज एक्चुअली पुशिंग कि जो ये एनिमल का जो बीमारी है वो फैल जाए करके। तो ऑब्वियस सी बात है इट विल बी इम्पैक्टिंग यू, ओके। तो वन हेल्थ अप्रोच अपनाना पड़ेगा कि अपना एनवायरमेंट बेटर रखना होगा, एनिमल्स का, एंड ये सारी चीज़ें इट विल फाइनली लेड टू योर बेटरमेंट, okay, so this is what is actually said over here, okay। अब यहाँ पे वो लोग जो कि फ्रीक्वेंटली एनिमल के यूरिन के कांटेक्ट में आते हैं, दे आर सपोज टू बी यूजिंग प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, कुछ ऐसे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट उनको यूज करने की जरूरत है जिससे कि ये जो इन्फेक्शन का रिस्क है वो कम हो जाए, या तो बहुत कम हो जाए या फिर एलिमिनेट हो जाए। जो कि कंटिन्यूअसली एनिमल्स के कांटेक्ट में रह रहे हैं, उनका यूरिन साफ सफाई एंड ऑल वो सारी चीजें कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए प्रिवेंटिव एनिमल इन्फेक्शन इज ऑल्सो क्रूशियल इन लिमिटिंग द लेप्टोस्पायरोसिस स्प्रेड। एनिमल में भी इन्फेक्शन नहीं होना भी एक वो अलग तरीका है, ठीक है, जिसकी वजह से हम इस चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। Public health professionals should collaborate with the animal husbandry departments to raise awareness and implement effective countermeasures for both that of the humans and the एनिमल्स। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि जो हमको जो पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है, एंड हमको अवेयरनेस लोगों में लाने की ज़रूरत है ताकि एनिमल्स एंड ह्यूमंस दोनों की ही जो है हम सुरक्षा कर सके, ओके। चलो, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफ द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, okay, National Research Foundation approved state of science and where India lags, so that is what we are going to do in this, ठीक है। इंडिया जो है वो कहाँ पे लैग करती है। सो अभी ये जो नेशनल रिसर्च फंड है, सॉरी फाउंडेशन है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसको अप्रूवल दे दी गई है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। किस चीज के लिए? एंड आई मीन रिसर्च, ऑब्वियस सी बात है, एंड साइंटिफिक कम्युनिटी ने इस चीज को खुले हाथ से जो है स्वागत किया है कि यस वेरी गुड, फाइनली वी विल बी डूइंग द रिसर्च एट अ वेरी वाइड स्केल, ओके। द एनआरएफ हैज द पोटेंशियल टू एड्रेस डेफिशिएंसीज, ठीक है। तो एनआरएफ जो है उसके पास इतना पोटेंशियल है कि ये जो डेफिशिएंसीज है, अब ये डेफिशिएंसीज किसकी बात कर रही है? अभी हम लोग डिजीज पढ़ रहे थे तो वो नहीं, इंडिया की जो साइंटिफिक रिसर्च हो रही है, रिसर्च सेक्टर है, वहां पे कि हम लोग क्यों नहीं बहुत सारे पेटेंट्स लेकर के आ रहे, हम लोग क्यों नहीं इतना सारा जो है रिसर्च कर पा रहे। हमारे पास इतने सारे इंजीनियर्स हैं, साइंस, मेडिकल साइंस के बैकग्राउंड से लोग हैं, इतने सारे पीएचडी होल्डर्स हैं, इतने सारे, देन ऑल्सो व्हाई वी आर एक्चुअली नॉट एबल टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ रिसर्च वर्क ओवर दैट, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ओके। सो दोज डेफिशिएंसीज हैज टू बी एड्रेस्ड।
एक्सपेंडिचर ऑब्वियसली बात है, खर्चा पानी भी तो है, ऐसा थोड़ी है कि बस खाली हो जाएगा, पैसा लगेगा उस चीज में। खैर, सो इंडिया की जब बात आती है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, R&D में जब खर्चे करने की बात आती है तो वहां पे अपनी GDP का जो बहुत कम प्रोपोर्शन है जो बेसिकली खर्चा करता है, चाइना तो बहुत करता है इसमें इन्वेस्ट। ओके, objective of allocating at least 2% of the national GDP to R&D has not been met। अभी हमारे GDP का सिर्फ 2% बोला गया है कि हम रिसर्च में देंगे, लेकिन अब ये भी जो चीज है वो भी अभी तक फॉलो नहीं किया गया है। 2% बोले थे लेकिन अभी तक 2% भी नहीं हुआ है। ओके, एंड अभी तो है, हमको बेसिकली उसको इंक्रीज करने की बात है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो एक्सपेंडिचर है वो शेयर डिक्रीज ही करती जा रही है, एंड दिस इज द प्रॉब्लम विच नीड टू रिजॉल्व। In comparison to many countries allocate more than 1% of their GDP to the R&D, with some spending more 2% or that of the more also। बहुत सारी कंट्रीज अपनी GDP का 1% देती हैं, एंड बहुत सारी कंट्रीज ऐसी भी जो है जो कि 2%, 2% या फिर उससे ज्यादा भी जो है वो स्पेंड कर रही हैं। ओके, अब इंडिया की जो टोटल एक्सपेंडिचर है R&D में, अगर परचेजिंग पावर पेरिटी के हिसाब से देखें, इनके टर्म्स में देखें, ठीक है, तो वो 6th हाईएस्ट है ग्लोबली। लेकिन ये चीज होने के बावजूद भी जो है इंडिया US एंड चाइना के हिसाब से अगर उससे हम कंपेयर करें तो बहुत पीछे है, इतने पीछे हैं कि दिख भी नहीं रहे। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन है। सो वी नीड टू एक्चुअली work on this. Now research in universities, सिर्फ 1% हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है वो एक्टिव रिसर्च में इन्वॉल्व हैं, ओनली 1%। मेरे बहुत सारे इंजीनियर्स बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन हाउ मेनी ऑफ दोज एक्चुअली नो हाउ टू वर्क, राइट। मैकेनिकल इंजीनियर्स इतने सारे हैं लेकिन एक्चुअली में उनको वर्क एक्सपीरियंस है वो भी नहीं है। प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस इन द सेंस, आई मीन टू से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है क्या, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा मैटर, मतलब एक बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पे जो कि मैटर करता है। नाउ नॉट ओनली दैट, एंड इसके अलावा ना स्टूडेंट्स को उतना एनकरेज भी नहीं होती है और ना ही उस तरीके का हमको हम जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। हम इन द सेंस इंस्टीट्यूशंस जो है उस हिसाब से फैसिलिटीज भी नहीं प्रोवाइड करती हैं सो दैट दे कैन रिसर्च। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, दे कैन डू अ लॉट, बट उनको उस टाइप से फैसिलिटीज ही नहीं है। ओके, सो दे आर नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट ऑल्सो। अभी खुद देख लीजिए कि सपोज अगर 100 इंस्टीट्यूशंस है तो उसमें से सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूशन है जो कि काम कर रहा है रिसर्च पे, वो भी एक्टिवली मतलब एक्टिव रिसर्च कर रहा है वो। ओके, सो यूनिवर्सिटीज जो है लीडिंग कंट्रीज की अगर हम बात करें वहां पे, तो वो काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहती हैं R&D की एक्टिविटीज में, बहुत ज्यादा इनका जो है वहां पे इन्वॉल्वमेंट रहता है। अब ये जो रिसर्च फाउंडेशन है इसका एम क्या है, ये जो एनॉमलीज हैं उस चीज को रेक्टिफाई करना। ओके, ये जो हमारी इतना लिमिटेड एक तरीके से रिसर्च हो रहा है उस एनॉमली को जो है रेक्टिफाई करना, इस चीज को लेकर के इंडियन यूनिवर्सिटीज में ये जो रिसर्च हो रहे हैं, इतने कम रिसर्च हो रहे हैं, उस चीज को लेकर के जो है जो भी दिक्कतें हैं, जो भी प्रॉब्लम है, उस चीज से डील करना। सो दिस इज व्हाट दे आर supposed to do. Okay, key indicators how India compares with that of the others, कि क्या कैसे जो है पूरा कंपैरिजन अब यहाँ पर आता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ही देख लीजिए डॉक्टरेट्स जो है जो कि साइंस एंड टेक 2020-21 में जिनको डॉक्टरेट्स मिला था उसमें से साइंस के लोग कितने सारे हैं, वेट में 200 है, एग्रीकल्चर में लगभग 2000 है, 1793 है तो 1800, यहाँ मेडिसिन में भी 1800, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 5001, साइंस में 6232। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। यहाँ पे चाइना का देख लीजिए लैक्स में है, ओके, यहाँ पे यूएसए का भी लैक्स में है, इंडिया का ओनली 61,000 है। सो वी आर लैगिंग, है ना, काफी पीछे है ना, राइट। तो हम एक्चुअली में बहुत पीछे हैं यहाँ पे। अब रिसर्च आउटपुट का ही अब यहाँ पर सीन देख लीजिए।
कि हमारे पास जो नंबर ऑफ डॉक्टरेट्स की बात करें तो अच्छे खासे हैं साइंस एंड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स में, अभी जस्ट हमने देखा। एंड ये ग्लोबली हम लोग कहाँ पे आते हैं, 7th पोजीशन पे आते हैं, ठीक है। आउटपुट हमारी ये चीज दिख रही है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द प्रोपोर्शनल टर्म्स, द नंबर ऑफ रिसर्चर्स पर मिलियन पॉपुलेशन इज इंडिया इज एक्सट्रीमली लो। इट इज नॉट लो, इट इज एक्सट्रीमली लो। जिस हिसाब से हमारा रिसर्च, जितना परसेंटेज ऑफ रिसर्च जो है बेसिकली आ रहा है, उस हिसाब से एज कंपेयर टू दैट ऑफ द अदर डेवलपिंग कंट्रीज, अगर हम जो दूसरी कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनसे कंपेयर करें तो, और पोल्यूशन पॉपुलेशन के हिसाब से तो हमारा बहुत ही कम होता है, एक्सट्रीमली कम हो जाता है। A large proportion of Indians obtaining doctorates at US universities specialize in science and engineering disciplines. They specialize in science and engineering discipline. बहुत सारे लोग ये बेंगलोर में जो है कहावत बहुत ही ज़्यादा फेमस है कि वहाँ पे पत्थर भी किसी को मारेंगे ना तो एक मतलब ऐसे ही हवा में मारेंगे पत्थर ना तो जाकर इंजीनियर को ही लगेगा। बहुत इंजीनियर्स हैं हमारे पास, लेकिन वैल्यूएबल टाइप नहीं है, जिनको कि अच्छा खासा नॉलेज हो और रिसर्च किए हो। पब्लिकेशंस एंड पेटेंट्स की जब बात करते हैं इंडिया की, ठीक है, पब्लिकेशंस एंड पेटेंट्स की बात करें तो इंडियन रिसर्चर्स कंट्रीब्यूट अ सिग्निफिकेंट नंबर। इंडियन रिसर्चर्स जो है वो अच्छा खासा नंबर कंट्रीब्यूट करते हैं साइंस एंड इंजीनियरिंग जर्नल्स में, ठीक है, आर्टिकल्स को लेकर के, बट इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द ग्लोबल पब्लिकेशंस, ठीक है। अगर ग्लोबल पब्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो इंडिया तो वहां पे कहीं स्टैंड ही नहीं कर रहा है, मिनिस्क्यूल एकदम, इतना ज्यादा कम है, ठीक है। इंडिया फाइल्स अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ पेटेंट्स, अच्छे खासे नंबर जो है हम पेटेंट्स के लिए फाइल करते हैं कि भैया पेटेंट हो जाए हमारा, लेकिन तब भी हम लोग चाइना और यूएस के पीछे ही खड़े हैं। ओके, सो इट मीन्स दैट वी नीड टू वर्क अ लॉट ऑन दिस। हमको जो है बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर काम करने की जरूरत है। गवर्नमेंट की तरफ से जो है एक यहाँ पर साथ देने की जो बात आती है वो भी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपेंडिचर हो, मतलब एक जो है फिनेंशियल हेल्प हो, इंस्टीट्यूशंस जो है उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करे, स्टूडेंट्स को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, रिसर्चर्स को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, उतना जो है खुला एनवायरनमेंट दे, फ्री हैंड दे, so that they can do research, right? So this is what is we want, right? Next is related to the Alluri Sitaram Raju, ठीक है। तो हमारी जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, उन्होंने जो है ट्रिब्यूट बेसिकली पे किया है अल्लूरी सीताराम राजू को। ओके, अब ये अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? सो ही वॉज बेसिकली अ फ्रीडम फाइटर, और यू कैन से ट्राइबल्स के बेसिकली ट्राइबल जो रिबेलियन था, राइट, तो उसके लिए ये खड़े हुए थे, मतलब लीडर थे। ओके, क्या था क्या है नहीं अभी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो अल्लूरी सीताराम राजू जो हैं उनकी 125वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, 125th बर्थ एनिवर्सरी थी हैदराबाद में, जिसको जो है सेलिब्रेट किया गया है। हमारी प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने इसको अटेंड किया था, राइट। एंड इस ओकेशन पे जो है ये जो रेवोल्यूशनरी फाइटर थे, ये जो फाइटर थे, ठीक है, वो उनकी जिंदगी, उनकी कहानी जो है 3D एनिमेशन के थ्रू शो करी गई थी। ओके, 3D एनिमेशन के थ्रू जो है इस चीज को शो किया गया था। यहाँ पे हमारे लिए क्या जानना जरूरी है कि ये जो पर्सनालिटी है ये कौन थे। ओके, तो अल्लूरी सीताराम राजू जो है वो जुलाई 4, 1897 में आंध्र प्रदेश में पैदा हुए थे। एंड इनका नाम जो था निक नेम मनियम वीरुडू। क्या नाम था? मनियम वीरुडू। पार्डन मी अगर मैं जो है इनका नाम जो है मैं गलत बोल रही हूँ, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, सो एंड इसका मतलब क्या होता है? हीरो ऑफ जंगल, फॉर हिज हेरोइक एक्सप्लॉइट्स। हीरो ऑफ जंगल इनको बोला जाता था। He knew how to use his skills against the Britishers. Right? He was an Indian revolutionary
who fought against the British colonial rule over here in India. And इनसे जो है गांधी जी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे, and he launched this non-cooperation movement. Gandhi ji, he even encouraged tribals also in order to fight against Britishers so that they could actually ask for the justice which they needed, and injustice in local panchayat courts, and that of the boycott the colonial courts as well. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो गांधी जी ने कही है. अब इनका जो एक अच्छा खासा योगदान रहा है, he dedicated his life for the upliftment of the impoverished आदिवासी people, ठीक है, who were living over there in the ईस्टर्न घाट्स and who were exploited by the authorities. and यहाँ पे authorities से ये लोग मतलब कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, ठीक है. तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो बेसिकली they were exploiting the Adivasi people, and he was the one who was fighting against them. So रंपा रिबेलियन जो है ये स्टार्ट किया सीताराम राजू जी ने, ठीक है. ही लॉन्च दिस थिंग कब? 1922 में. रंपा, अब ये दिमाग में आता है कि भैया ये रंपा क्या है, तो रंपा एक लोकेशन है आंध्र में, ठीक है, एक लोकेशन है, वहां पे इन्होंने जो है स्टार्ट करे थे इस रिबेलियन को, इसलिए रंपा रिबेलियन के नाम से भी इसको जाना जाता है. ये जो रिबेलियन हुआ था, विद्रोह हुआ था, एंड इट टुक प्लेस इन द गोदावरी एजेंसी ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश इंडिया, ठीक है. उस टाइम ये पूरा मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है. नाउ द रंपा एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया वाज होम टू द अप्रोक्सीमेटली 28,000 ट्राइब्स. अब 28,000 ट्राइब्स जो हैं वो इसमें मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में रहते थे, एंड वहां पे ये इन्वॉल्व भी थे इस चीज को लेकर के. अब ये जो रिबेलियन थी ये बेसिकली किस चीज के अगेंस्ट खड़े थे, तो ये अगेंस्ट में खड़े थे ये जो मद्रास 1882 मद्रास फॉरेस्ट एक्ट जो था उसके अगेंस्ट में थे. मद्रास प्रेसिडेंसी बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी थी, ठीक है. तो ये जो मद्रास फॉरेस्ट एक्ट था उसके अगेंस्ट थे. अब इसमें ये जो फॉरेस्ट एक्ट में ऐसा क्या चीज दिया हुआ था जिसकी वजह से ये अगेंस्ट में थे, तो इसमें ये चीज दी हुई थी कि ये जो फ्री मूवमेंट था आदिवासी का उसको कंट्रोल कर रहे थे. दे रेस्ट्रिक्टेड दिस थिंग. ट्राइबल पीपल आर लाइक दैट कि दे कीप ऑन मूविंग, एक जगह से दूसरी जगह हम स्वच्छंद जो है वो घूमते रहते हैं, तो वो चीज यहाँ पे नहीं थी, ठीक है. सो व्हाट हैपेंड, सो जो फ्री मूवमेंट था उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था आदिवासी का, जो कि ऑब्वियस सी बात है वो हमेशा से अपना जनरेशंस बाय जनरेशंस जो है वो उसको अपना अधिकार मानते आए हैं, एंड डिसरप्टेड देयर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आल्सो. एंड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस क्या है ट्राइबल्स का, दैट इज द झूम कल्टीवेशन, है ना, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी जिसको कहते हैं. तो उस चीज को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा था जिसकी वजह से they rose against the Britishers. Okay. टैक्टिक्स एंड लेगेसी क्या है? सीताराम राजू जी इन्होंने क्या किया, इनके जो ट्रेडिशनल वेपन्स थे जैसे कि बोज एंड एरोज उसका इस्तेमाल किए, एंड ही इवन मेड यूज ऑफ हिज गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स ऑल्सो, ठीक है. तो गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक जो है उसका इस्तेमाल किया उन्होंने, मतलब इस्तेमाल इन द सेंस जो जंगलों में छुप करके अटैक करना, ठीक है. आपके एनिमी आपको दिख रहे हैं और आप जो कहीं जंगलों में छुपे और वहां से जो है आप तीर चला रहे हैं. RRR मूवी आप लोगों ने देखी होगी, है ना, उसमें भी ऐसा कुछ दिखाया हुआ है, right? So like that only. So guerrilla warfare tactics utilizing the forest terrain to his advantage. His successful use of tribal war tactics made him a feared guerrilla warrior. He was someone जिससे कि लोग जो हैं वो काफी ज्यादा डरा करते थे. लोग ऑब्वियसली बात है क्योंकि बहुत ही जबरदस्त इस्तेमाल करते थे इस चीज का, किस चीज का, गुरिल्ला वॉरफेयर का, राइट. तो 1924 में क्या किया, पुलिस ने सीताराम राजू जी को कैप्चर कर लिए, उनको ट्री से बांध दिया और उसके बाद जो उनको एग्जीक्यूट कर दिया, राइट. एंड वो चीज किया गया पब्लिकली सो दैट और भी जो लोग हैं अगर ऐसा करने का सोच रहे हैं तो वो समझ लें कि उनका अंजाम क्या होगा करके, इस चीज को शो करने के लिए.
So Alluri Sitarama Raju's legacy and recognition include the release of a postal stamp. इनके नाम पे जो है एक postal stamp को रिलीज किया जाए है उनको ऑनर करने के लिए. एंड आंध्र प्रदेश में एक जो डिस्ट्रिक्ट है वो इनके नाम से जाना जाएगा. इसके अलावा 30 फुट की एक ब्रॉन्ज स्टैचू जो है वो भी अनवील करी गई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा. Right, so this is what all has actually happened. And apart from that, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो इनकी बर्थ यानी कि जुलाई 4 जो है उसको स्टेट फेस्टिवल के तौर पर सेलिब्रेट करती है. ओके, किसके तौर पे? स्टेट फेस्टिवल. ओके, चलो, तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा. नेक्स्ट हमारा आता है मशरूम से रिलेटेड ये टॉपिक है, which is the impact of climate change on Kashmir's mushroom pickers. क्लाइमेट चेंज का असर जो है वो मशरूम पिकर्स के ऊपर पड़ा है. ओके, यहाँ पे बेसिकली एक स्पेसिफिक मशरूम की बात करी गई है, दैट इज द गुच्ची मशरूम. ओके, अब ये जो मशरूम है उसको एज सच जो है ग्रो नहीं किया जाता है, राइट. वो जंगलों में होती है, लोग जो है उसको हंटिंग करते हैं, बेसिकली ढूंढते हैं एंड उसको पिक करते हैं. ओके, इसके अपने न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं विच आई विल लेट यू नो, राइट. अब क्या होता है कि ये लोग जो है उसको जा करके जगह जगह से पिक करते हैं. अब क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होने की वजह से द प्लेसेस जो कि बेसिकली एक आइडिया, रफ आइडिया इनको बेसिकली रहता था कि कहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि ये मशरूम जहाँ पे हो इस साल हुई है, ये ज़रूरी नहीं कि अगले साल भी उसी लोकेशन पे हो, वो डिफरेंट लोकेशन पे होंगे. ठीक है, अब ये क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से वो जो है उनका लेवल अब थोड़ा सा और ऊंचाई से वो हो गया है एंड प्लेसेस भी बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गई हैं कि कहाँ पे होगा कहाँ पे नहीं. तो वो एक बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है फॉर दी मशरूम पिकर्स. ठीक है, तो दिस इज द रीजन व्हाई इट इज इन द न्यूज. सो चैलेंजेस फेस्ड बाय गुच्ची मशरूम हंटर्स, अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स जो हैं, जैसे कि स्प्रिंग का जल्दी आना, अबव एवरेज टेम्परेचर होना, ये सारी चीज़ों की वजह से गुच्ची मशरूम हंटर्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं. क्यों? क्योंकि ये जो फैक्टर्स हैं ये बेसिकली गुच्ची मशरूम की ग्रोथ और अवेलेबिलिटी को और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्रिएट करती हैं सिचुएशन कि ये ग्रो ही नहीं हो पाए या फिर उस टाइप का एनवायरनमेंट ही नहीं अवेलेबल हो पाए जिससे कि ये जो है वहाँ पर मतलब ग्रो कर पाए करके. ओके, डिस्क्रिप्शन एंड हैबिटेट. अब यहाँ पे जो है मशरूम का क्या, ये जो गुच्ची मशरूम है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. ये जो गुच्ची मशरूम है इसको मोरेल के नाम से भी जाना जाता है एंड ये मोर्शालेशिया फैमिली जो है, मोर्शेलासेई फैमिली जो है इससे बिलोंग करती है ऑफ दी एस्कोमाइकोटा फंगी. ठीक है, मशरूम जो है वो कहाँ पे ग्रो करते हैं आप सभी को पता ही है ना. तो जैसे कि ट्रीज हो गया, जहाँ पे वुड लॉक्स हो गए, लीव्स हो गए, ह्यूमस सॉइल हो गया, वहाँ पे ग्रो करती हैं जनरली. ठीक है, सो दे ऑल्सो ग्रो ओवर दीज प्लेसेस ओनली, राइट. ये पेल येलो कलर की होती हैं विथ लार्ज पिट्स एंड रिजेस ऑन द सरफेस ऑफ द कैप. ओके, ऑन द सरफेस ऑफ द कैप रेज्ड ऑन अ लार्ज वाइट स्टेम. वाइट स्टेम है, ठीक है, एंड ये ऊपर वाला पोर्शन पेल येलो कलर का होता है. ओके, अब ये गुच्ची मशरूम जो है इसको कमर्शियली कल्टीवेट नहीं किया जा सकता है एंड ये टिपिकली कहाँ पे मिलती है, कॉनिफेर फॉरेस्ट जो है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट वहाँ पर मिलती है अक्रॉस द टेम्परेट रीजन्स एज वेल एज इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल एंड जम्मू एंड कश्मीर. तो ये जो टेम्परेट रीजन है, टेम्परेट रीजन अभी कौन सा है, ट्रॉपिकल रीजन के ऊपर वाला. ठीक है, तो वहां पे जो है ये पाई जाएंगी जहां पर जो है थोड़ा ठंडा वाला इलाका हो गया. ओके, तो वो ठंडे वाले इलाके में जो है ये बेसिकली मिलते हैं. कहाँ कहाँ ग्रो करते हैं आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. अब ये जो मशरूम्स है अभी जिस
इस सीजन में जहां पर मिले, तो ये जरूरी नहीं है कि अगले सीजन में भी वो वहीं पे ही मिले। तो ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बेसिकली क्रिएट कर देती हैं फॉर दी मशरूम हंटर्स कि भाई नेक्स्ट टाइम जो है कहाँ पे जाएं, है ना। और ये जो अनप्रिडिक्टेबल पूरा वेदर का सिचुएशन हो गया है, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अब हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं गुच्ची मशरूम के, क्या बेनिफिट्स है? इसके बेनिफिट्स ये हैं कि इसमें काफी ज्यादा पोटेशियम, विटामिन एंड कॉपर अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा ये एक अच्छा खासा सोर्स है विटामिन डी और बहुत सारे जो विटामिन डी और बहुत सारे बी विटामिन जो हैं, वो जो सारी चीजें हैं वो इस मशरूम में मिलती हैं। तो इसी वजह से जो है ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी अवेलेबल होते हैं। ओके अब ये एंटीऑक्सीडेंट्स होने की वजह से जो हार्ट डिजीज है या फिर डायबिटीज है, जिनको, उनके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल है उनके हेल्थ के लिए। सो दिस इज द रीजन व्हाई दीज मशरूम्स आर सॉट आफ्टर। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, दैट इज द शेप ऑफ फ्लेम्स। ठीक है, फ्लेम्स की शेप की यहाँ पर बात हो रही है कि जो जनरली हम लोग देखते ही हैं, फ्लेम्स का शेप कैसे रहता है, ऐसे रहता है, ऊपर की तरफ रहता है। गैस जो हमारा जो गैस बर्नर होता है, इसमें भी फ्लेम्स जो है वो ऊपर की तरफ ही जाते हैं। तो बेसिकली ये साइंस एंड टेक का, ये मतलब ये साइंस का जो चीज़ है, ये आपका ई पेपर जो होता है ना, उसमें लास्ट में आता है। ऐसे जो पेपर्स आते नहीं है, हार्ड कॉपी आपकी जो आती है, उसमें नहीं आता। ये जो है आपका आर्टिकल स्पेशली बार बार ना हिंदू चाहता है कि हमारे पास बहुत सारे जो टॉपिक्स हो, जो कि जिससे कि हमको ढेर सारी चीज़ें पढ़ने के लिए मिले, है ना, बहुत सारी चीज़ें पढ़े, तो भर भर के नए नए टॉपिक्स ले करके आता है द हिंदू। सो बायोडेंसिटी एंड एयर डेंसिटी, एक्चुअली होता क्या है, जब फ्लेम जो है ये इस तरीके से बर्न कर रही है, राइट, तो इसके आसपास की जो एयर होती है, ओके, सो वो हीट अप हो जा रहा है, राइट। अब हीट अप होने की वजह से इसके साइड के जो है वो ऊपर की तरफ जा रही हैं, ओके, ऊपर की तरफ, वो हल्के हो गए, वार्म एयर हो गए, वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब इसके आसपास की जो कूल एयर है वो उसको फिल करेंगे, फिर वो भी जो है हीट होंगी, वो भी ऊपर जाएंगी। तो ये इस तरीके से हो रहा है, इधर से ये आ रही है ठंडी हवाएं, गर्म हो रही है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, फिर आ रही है, गर्म हो रही है, फिर ऊपर की तरफ जा रही है। सो दिस इज द रीजन व्हाई ये जो है ऊपर की तरफ बेसिकली फ्लो करती हैं। सो मेन रीजन यही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके ये जो दूसरे हवाएं यहाँ पर आती हैं, ये जो कूल एयर यहाँ पर आता है, इट इज ब्रिंगिंग विद इट लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो, अपने साथ ऑक्सीजन लेकर के आ रहे हैं, राइट। तो वो भी एक जो कंबशन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, सो दैट इज ऑल्सो बीइंग मतलब प्रोवाइडेड ओवर देयर। सो दैट इज द रीजन ये जो फ्लेम है जो कंटिन्यूअसली चलती रहती है, जब तक फ्यूल है, इट विल बी बर्निंग। So flames heat the surrounding air, making it less dense. Less dense hot air rises due to buoyancy, creating a low pressure area near the flame. And apart from that, the low pressure area near the flame causes cool air from the surrounding to reach out to that low pressure area. And उसके बाद जो है वो उस चीज़ को fill करती है. Then again the same thing happen. उसके बाद जो है फिर वो ऊपर की तरफ जाती हैं. Okay, oxygen present in the air supports combustion and keeps the fuel burning, right? So simple सा छोटू सा आपका जो है ये आर्टिकल है, upward movement heated air. So मैंने जो है बेसिकली आपको ये सारी चीज़ें बताई ही दी हैं। लिमिटेशंस क्या दे रही है यहाँ पर इस थ्योरी को लेकर के, कि ये जो थ्योरी है ये स्पेसिफिकली अप्लाई हो जाती है कैंडल्स एंड विक स्टोव्स के ऊपर, जहाँ पर कि फ्यूल इज बेसिकली बीइंग प्रोवाइडेड फ्रॉम द डाउन एंड वेयर द फ्यूल बर्न्स नेचुरली एंड क्रिएट्स एन अपवर्ड फ्लो ऑफ द हॉट एयर, है ना। कैंडल्स में फ्यूल नीचे से आ रही हैं, स्टोव्स में आ रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली जो है ये अपना काम कर रही हैं। It may not hold true for devices like the welder's torch where the fuel is forced in particular direction. So ये जो कैंडल है यहाँ से आ रहा है फ्यूल एंड वो नेचुरल फ्लो में अपनी तरफ से जो है वो ऊपर की तरफ बर्न कर रही है, लेकिन वहीं पे जब मशीन की बात आ जाती है तो वहाँ पे क्या है, वेल्डिंग, वो फोर्स के साथ फ्यूल यहाँ से आ रहा है, फोर्स के साथ जो है उसको नीचे की तरफ फेंक रहा है। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में यही सेम ये जो सेम फंडा है वो वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। ओके,
सिंपल सा चीज था ये आपका। नाउ द नेक्स्ट वन इज द एनीमिया, ठीक है। सो द इररिवोकेबल कनेक्शन बिटवीन एनीमिया एंड द मेटर्नल हेल्थ, ये बार बार आ रहा है एनीमिया वाला, तो ये आपके मेंस एंड प्रीलिम्स दोनों में ही आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। समथिंग विच इज़ कमिंग अगेन एंड अगेन, तो वो एक तरीके से आपके लिए हाईलाइट है, वो आपको जो है इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भाई मैं आऊँगा, ठीक है, डोंट वरी, आई विल बी कमिंग someday, one day I will be there, in some exam I will be there. So a study conducted on anemic pregnant women of low and middle income countries has found that there is a strong link between the anemia and postpartum this hemorrhage with the risk of death or near miss very high. तो लो इनकम कंट्रीज और मिडिल इनकम कंट्रीज जो है वहां पे एक स्टडी हुई, वुमन 2, ठीक है, एंड उस स्टडी में पाया गया कि वो लेडीज जो एनीमिक हैं, प्रेग्नेंट हैं, ठीक है, एनीमिया है उनको, प्रेग्नेंट है, तो उस सिचुएशन में जो उनका हेल्थ, उनकी लाइफ है वो बहुत ही रिस्की सिचुएशन में होती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे पोस्टपार्टम हेमरेज का जो है वो बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा होता है, विच माइट लेड टू द डेथ और नियर मिस, मतलब एकदम बच के ना, मौत को मैं एकदम आ गया, वो वाला चीज, ठीक है। तो ये वाला चीज ना मूवी में अच्छा लगता है, नॉट इन द रियल लाइफ, ओके। रियल लाइफ में ये चीज जो है वो सच में अच्छी नहीं रहती है। अब एनीमिया एंड इट्स इम्पैक्ट, पोस्टपार्टम का मतलब क्या होता है, बेबी होने के बाद की बात सिचुएशन है ये, ठीक है, पोस्टपार्टम। एंड पोस्टपार्टम में आपको बहुत सारा जो है हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं, राइट, प्लस मेंटल इश्यूज भी, वो बहुत मेंटल इश्यूज इन द सेंस मेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इमोशनल जो है वो बहुत सारा, मैं मेंटल कहने का मतलब मेंटल इश्यूज से रिलेटेड वही, इमोशनली बहुत ज़्यादा जो है लो फील करते हैं आदमी उस टाइम, जो लेडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा फील करती हैं। हेल्थ इश्यूज, अभी आप सोचिए कि कोई ऐसी लेडी जिसको ऑलरेडी एनीमिया है, राइट, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, लैक ऑफ ब्लड इज ऑलरेडी ओवर देयर, अब वहां पे ये लैक ऑलरेडी है एंड उसके बाद जो है वजाइनल बर्थ हो रहा है, वजाइनल बर्थ होने की वजह से है बहुत सारा ब्लड जो है वो लॉस होता है बॉडी से, तो फाइनली बहुत वीक हो जाएगा वो पर्सन, ठीक है, तो उसके डेथ होने की चांस बहुत हाई होती है। दिस इज रियली वेरी सीरियस इशू। सपोज कि बेबी हेल्दी चलो हो जाता है, व्हाट इफ माँ की डेथ हो जाती है, देन व्हाट विल हैपन टू दैट बेबी, उसको कैसे केयर किया जाएगा, कैसे रखा जाएगा, है ना, तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। सो एनीमिया हैज अ स्ट्रॉन्ग लिंक विद दैट ऑफ द पोस्टपार्टम हेमरेज लीडिंग टू अ हाई रिस्क ऑफ डेथ और नियर मिसेस इन द women. Worldwide, over 500 million women of reproductive age are anemic. 500 million, ये पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है कि इतने लोग क्या है वो रिप्रोडक्टिव एज में उनको एनीमिया है। With around 70,000 women dying फ्रॉम पोस्टपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज की वजह से 70,000 औरतों की जो है वो डेथ हो जाती है, प्राइमरली बिकॉज ऑफ द लो एंड मिडिल इनकम, मतलब primarily in the low and middle income countries and because they were having anemia, okay, इस प्रॉब्लम की वजह से। वुमन 2 जो है यहाँ पे ट्रायल हुआ एंड वुमन 2 ट्रायल collaborators examined the association between anemia, इन्होंने एग्जामिन किया एनीमिया एंड पोस्टपार्टम हेमरेज के जो रिस्क होते हैं उन सारी चीजों को लेकर के 10,000 औरतों में, जो कि मॉडरेट या फिर सीवियर एनीमिया जिनको था, सीवियर एनीमिया बहुत ज्यादा एनीमिया है, मतलब काफी खतरनाक सिचुएशन पे है, एंड मॉडरेट भी है जिनको, तो एंड वो लोग जो है क्या है वजाइनली बर्थ दिए हैं इन पाकिस्तान, नाइजीरिया, तंजानिया एंड जाम्बिया, इन सारे कंट्रीज में वो लोग
रह रही हैं। तो इन कंट्रीज की लेडीज जो कि वजाइनल बर्थ हुआ है, सीवियर एंड मॉडरेट एनीमिया है, ओके तो उनके ऊपर उन्होंने जो है बेसिकली स्टडी करे थे एंड देन दे केम अप टू दिस पर्टिकुलर कंक्लूजन. Now, relationships between the hemoglobin levels and that of the postpartum hemorrhage. अब इनके बीच में रिलेशन का क्या सीन है? जो लोअर हीमोग्लोबिन, देखिए व्हेन यू आर कैरिंग अ बेबी, ठीक है, व्हेन अ लेडी इज कैरिंग अ बेबी, ठीक है, बेबी है, शी इज प्रेग्नेंट, व्हाट हैपेंस इन द फॉर्मेशन एंड ऑल, तो उसका जो ब्लड लेवल है, हीमोग्लोबिन लेवल इन दिस आई मीन टू से, वो कम हो जाता है नेचुरली, दैट इज नेचुरल. ओके, अब एक ऐसी लेडी जो एनीमिया ऑलरेडी है और उसमें फिर नेचुरल ये सारी जो प्रोसेस हो रही है उसकी वजह से भी जो है वो ब्लड कम हो रहा है, कम हो जा रहा है, एंड उसके बाद जो है बर्थ होने की वजह से फर्दर और ब्लड कम हो जा रहा है, एंड दे आर नॉट लुकिंग आफ्टर ऑल दैट प्रॉब्लम्स. ये सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि हम हेल्दी खाएं, हेल्दी चीज़ें, मतलब मेडिसिन लें एंड एवरीथिंग. इफ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स देन दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन. Okay, so lower hemoglobin values were found to be directly associated with the increased blood loss and clinical postpartum hemorrhage. अब ये जो है कह रहा है कि जो लोअर हीमोग्लोबिन को इन्होंने डायरेक्टली रिलेट किया है ब्लड, ये जो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होने से एंड क्लिनिकल पोस्टपार्टम हेमरेज से इन्होंने डायरेक्टली इस चीज़ को जो है रिलेट करी है. अपार्ट फ्रॉम दैट पोस्टपार्टम risk of the postpartum hemorrhage increased monotonically with the decreasing maternal hemoglobin concentration. Okay, now apart from that, the women with anemia have reduced oxygen. जो भी women जिनको भी anemia है and जो मतलब इनको क्या होता है, जो एनीमिक हैं जो लेडीज, तो उनके अंदर ऑलरेडी जो कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन कैरी करने की वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है. सो इस चीज़ की वजह से क्या होता है, दे आर वेरी मच ससेप्टेबल टू शॉक आफ्टर अ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ द ब्लड लॉस. अगर उनकी बॉडी से थोड़ा सा भी अगर ब्लड लॉस हो जाता है तो देयर बॉडी माइट रिएक्ट इन अ वेरी डेंजरस वे. नाउ इम्पैक्ट ऑन मेटर्नल हेल्थ की बात हो रही है यहाँ पे. क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज वाज हाईली स्पेसिफिक फॉर द क्लिनिकल साइंस ऑफ शॉक एंड नेगेटिवली अफेक्टेड मेटर्नल फंक्शन. अब क्लिनिकल डायग्नोसिस में ये चीज़ देखा गया पोस्टपार्टम हेमरेज से रिलेटेड इस चीज़ में, दैट जो साइंस है वो थोड़ी ये जो साइंस ऑफ द shock and negatively affected maternal function have been found over there. Apart from that, severe anemia was associated with the 7 times, not 1 2 but 7 times higher odds of death or near miss. ठीक है, अब जिसको बहुत ज़्यादा मतलब सीवियर पोजीशन है एनीमिया का, तो इसका जो डेथ होने का या फिर नियर मिस होने का, एकदम बचने का जो एक खतरा, मतलब ये जो खतरा है वो 7 गुना ज़्यादा है, 7 टाइम्स ज़्यादा है एज कंपेयर टू दोज हु आर हैविंग द मॉडरेट एनीमिया. एनीमिया जो है वो मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा सीवियर पोजीशन पे नहीं है. तो सीवियर पोजीशन पे जिसका है वो 7 गुना ज़्यादा उसके चांसेस हैं. ठीक है, नाउ a 10 gram per liter reduction in pre-birth hemoglobin increased the odds of the clinical postpartum hemorrhage. अब ये जो रिडक्शन, अगर प्री बर्थ हीमोग्लोबिन रिडक्शन अगर इतना हो जाता है तो उसकी वजह से ये जो पोस्टपार्टम हेमरेज होने का खतरा जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है. सो दिस इज व्हाट इट इज सेइंग. रिकमेंडेशंस एंड प्रिवेंशन, ऑब्वियस सी बात है एनीमिया उस चीज़ को ऊपर काम करने की ज़रूरत है. गर्ल्स, लेडीज़, women, please listen to this thing. Take your health seriously. If not for what not, you should have to take care of yourself. Okay, not only for others but for yourself, you have to take care. The study recommends attention to prevention and treatment in anemia
ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज। जो भी विमेन जो है रिप्रोडक्टिव एज में, एज ग्रुप में है, तो उनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। वहाँ पे जो उनका हेल्थ की केयर करने की ज़रूरत है, प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है ऐसे लेडीज़ को जो कि एनीमिया है एंड वो इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में आती हैं। ओके, इंडियन गवर्नमेंट का एफर्ट अभी हमने कल ही किया था। कौन सा मिशन किए थे? कमेंट सेक्शन में लिखो तो कौन सा। हाँ, जो कि बेसिकली इसी चीज से रिलेटेड है। हाँ, एनीमिया को ही लेकर के प्लीज लिखिए, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। रिवाइज हो जाएगा आपका कि आपको याद भी है कि नहीं। एंड हाँ, तथास्तु ने एक नया टेलीग्राम चैनल स्टार्ट किया है स्पेशली फॉर दी करंट अफेयर्स। ओके, स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से। सो प्लीज डू ज्वाइन दैट एज वेल। सो देयर यू विल बी गेटिंग द पीडीएफ्स। वहाँ पे आपको पीडीएफ्स एंड बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल्स भी मिलेंगे। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। Now, the Indian government's efforts to provide iron and folic acid supplements to adolescent girls and boys is a step in tackling anemia, but more action is needed because this is a very dangerous kind of situation. गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है बट थोड़ा सा और ज़्यादा एफर्ट लगाने की हमको जो है वो ज़रूरत है। ओके, सो अभी जो है हमको बेसिकली इस तरीके से अपना एक टारगेट सेट करना है कि 12 हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो 12 रहे। ओके, बट इट इज क्वाइट चैलेंजिंग। ये जो है खास चैलेंजिंग है, स्पेशली इन द रूरल एरियाज विद द सब ऑप्टिमल न्यूट्रिशन एंड द मैल ऑब्जॉर्प्शन इश्यूज। ओके, हेल्थ तो हेल्दी डिशेस नहीं खाना है, ठीक है, जो चीज मिल रहा है खा लेते हैं, दैट्स इट। नो, ऐसे जिंदगी नहीं जीनी है। यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अपने हेल्थ की आपको ध्यान खुद रखनी पड़ेगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इसलिए तो कहते हैं एक एजुकेटेड, अगर प्रॉपरली एजुकेटेड, ठीक है, मैं यही नहीं है कि बस जैसे तैसे नाम का बस जो है डिग्री हो जाना, नहीं, ठीक है, वो एजुकेशन नहीं हुआ। तो एक प्रॉपरली एजुकेटेड, इसलिए मैं बोल रही हूँ प्रॉपरली एजुकेटेड। सो जो प्रॉपरली एजुकेटेड जो लेडीज होती हैं, दे टेक केयर ऑफ देयर फैमिली इन अ वेरी प्रॉपर वे, ढंग से। उनको पता है कि क्या, कितना, कैसे एंड ऑल, वो सारी चीज़ें दे कैन टेक केयर ऑफ, राइट। सो इसी वजह से ना एजुकेशन को भी ध्यान देना ज़रूरत है। एंड बहुत सारी एजुकेटेड लेडीज़ भी ऐसी हैं कि जो सबका ध्यान दे रही हैं बट दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्फ, सो दे नीड टू डू दैट ऑल्सो, राइट। सो ये जो लेवल है, हालांकि ये लेवल अचीव करना थोड़ा डिफिकल्ट ज़रूर है, थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट ज़रूर है, बट वी कैन डू दैट। ओके, एंड ये चीज़ सबसे पहले कैसे हो सकती है, हमको खुद से जो है ये अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। सिर्फ गवर्नमेंट के ही करने से नहीं होगा, बट इन द रूरल एरियाज ऑल्सो we gotta have to do a lot of work. Now the challenge is, a public health program है, इसको implement करना एक अलग ही लेवल का चैलेंज होता है। ओके, ठीक है। अब इसमें जो है डिस्कशंस हो रहे हैं रिलेटेड की ये जो एनीमिया है, इसको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है, ओके, देयर आर डिस्कशंस अबाउट रिमूविंग द क्वेश्चन ऑन एनीमिया। एनीमिया से रिलेटेड क्वेश्चन जो है दिस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है उसे हमको रिमूव करना चाहिए कि नहीं, उससे रिलेटेड लोग मतलब वो अलग ही डिस्कशन चल रहा है। एंड इम्प्लीमेंटिंग मोर एक्यूरेट टेस्ट से पूछ के नहीं, ठीक है, हमको ना बेसिकली एक्यूरेटली टेस्ट परफॉर्म करने की ज़रूरत है। डाइट एंड बायोमार्कर डैप सर्वे करने की ज़रूरत है। द फिजिबिलिटी ऑफ सच मेजर्स फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन नीड्स टू बी कंसीडर्ड, क्योंकि हम बहुत बड़ा पॉपुलेशन है भैया इंडिया का। 100, अभी सपोज 100 ही करोड़ अगर मान लेते हैं, तो 100 करोड़ में 50 करोड़ अगर विमेन मांग लेते हैं, तो भाई अगर उसमें से 30 करोड़ अगर हम लोग मान लेते हैं जो रिप्रोडक्टिव एज में, मैं एक ऐसे ही बता रही, ऐसे ही बोल रही हूँ, ठीक है, तो 30 करोड़ से अगर मान लेते हैं, तो 30 करोड़ को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करना, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, बहुत ही बड़ा टास्क है ये। ओके, सो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स मस्ट अलाइन विद दैट ऑफ द कल्चरल एंड सोशल रियलिटीज़। जो है ये पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स को जो है कल्चरल सोशल रियलिटीज़ जो है उसको एक्सेप्ट, मतलब उसको अपने साथ मिला करके एक तरीके से आगे बढ़ाना है, ताकि कल्चर, मतलब लोगों के कल्चर में ये चीज़ एक तरीके से हो जाए कि हमको ये चीज़ खाना है, वो चीज़ खाना है एंड ऑल, एंड मतलब पार्टिसिपेट करना है, उनको बेसिकली ना अपने में इन्वॉल्व कर लेना है। एक तरीके से ये काम करने की जो बात है वो यहाँ पर है, ठीक है। पार्टिसिपेशन हो एज नेग्लेक्टिंग दीज फैक्टर्स में
lead to unintended consequences and undermine the desired outcomes as well. Right? So I hope that all of you got this thing. Right? अभी ये जो है फ्रांसेस स्ट्रीट वायलेंस और हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड फ्लॉड एसिमिलेशन, इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड अलग वीडियो बनाऊंगी, तो क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दिस विल बी डिस्कस्ड इन अ सेपरेट वीडियो. ठीक है, अभी हम जो है ये नेक्स्ट टॉपिक हम कर लेते हैं, दैट इज ईरान इन दी SCO. दिस वी विल बी डिस्कसिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट न्यूज़. बहुत सारे बच्चे ना स्टार्टिंग के देख के छोड़ देते हैं, बीच वाला नहीं देखते. वो फ्रांस वाला इज रियली वेरी गुड एग्जाम्पल, सो दैट वी विल बी डूइंग इन दी अनदर वीडियो. राइट, चलो. तो SCO की मीटिंग हुई थी. SCO से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है, सारी चीजें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो, कल की वीडियो जो थी उसमें कवर कर लिया है. ठीक है, ठीक है. तो वो जो है वो अभी हम लोग इसमें नहीं करेंगे. ठीक है, तो अभी 23rd शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनका समिट हुआ था, 23वां समिट. हम लोग जो है चेयरमैन थे. अब ये जो चेयरमैनशिप है, अब इंडिया ने हैंड ओवर कर दी है कजाकिस्तान को. ठीक है, तो नेक्स्ट समिट कहाँ पे होगी? कजाकिस्तान में होगी. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे, जैसे कि चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग आए थे, PM शरीफ पाकिस्तान के आए थे, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो थे वो आए थे. ये सारा वर्चुअली था. ठीक है, यहाँ पे नहीं. ओके, ऑल ऑफ दीज बेसिकली अटेंडेड दिस थिंग. ये लोग खुद नहीं आते. पुतिन, he is very much busy right now. Now India as the chair of the summit welcomed Iran as the newest member of the SCO. तो हॉट टॉपिक हमारा क्या हो गया? SCO में एक नया मेंबर ऐड हो गया है, एंड वो मेंबर का नाम क्या है? ईरान. ठीक है, तो एक नया मेंबर ऐड हो गया है, ईरान. अब इस चीज को लेकर के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, क्योंकि ईरान से हमारे खट्टे मीठे रिलेशन है, बेसिकली खट्टा मीठा वाला सीन है. ईरान को इंडिया में मतलब ये SCO में इंक्लूड करना था, क्योंकि यहाँ पे जो चाइना है वो इसका अच्छा खासा सपोर्ट कर रहे थे. ठीक है, एंड इसके सपोर्ट में कौन कौन था? चाइना एंड दैट ऑफ द रशिया. ठीक है, इसके सपोर्ट में कौन थे? चाइना एंड रशिया. ये दोनों ही जो थे वो ईरान का सपोर्ट कर रहे थे, दैट इट शुड बी इंक्लूडेड इन दी SCO. ओके, तो ये वाला बेसिकली जो है वो सीन चल रहा था. एंड चेंजिंग जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप इंक्लूडिंग चाइनाज इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस एंड द US एग्जिट फ्रॉम द अफगानिस्तान हैज क्रिएटेड द अपॉर्चुनिटीज फॉर द कोलैबोरेशन बिटवीन द ईरान एंड द SCO कंट्रीज. का जो है SCO मेंबर्स जो हैं उनका और ईरान का कोलैबोरेशन जो है वो होने के लिए एक बहुत ही अच्छा सिचुएशन बेसिकली क्रिएट कर दिए थे. US, ये जो चाइना का एक इन्फ्लुएंस इंक्रीज हुआ जा रहा है जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को लेकर के, एंड US का एग्जिट जो हुआ था यहाँ पर क्या बोलते हैं, पाकिस्तान, सॉरी, अफगानिस्तान को लेकर के, तो एक अच्छा, एक फेवरेबल सिचुएशन क्रिएट हो गया था ईरान को लेकर के. अब यहाँ पे जो है ईरान के इंक्लूजन में चाइना और रशिया जो है वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहे थे? तो रशिया का यहाँ देखिए, चाइना और रशिया का अपने अपने जो है वो इंटरेस्ट है. चाइना का जो नज़र है वो किस चीज़ पे नज़र है? इसकी नज़र है यहाँ पे जो अबंडेंट एनर्जी सप्लाईज हो सकती हैं यहाँ से. तो मैंने आपको फेवर किया कोई काम करने के लिए, तो यू विल बी फेवरिंग मी. सो दैट इज व्हाट इज चाइना इज लुकिंग एट. ठीक है, तो एंड इन इट्स एस्केलेटिंग राइवलरी विद दैट ऑफ द US और चाइना, US एंड रशिया का, सॉरी, US एंड ईरान का जो है अच्छे रिलेशंस नहीं है. चाइना जो है उस चीज का फायदा उठा रहा है. चाइना इज ऑल्सो नॉट, दुश्मन का दुश्मन इज फ्रेंड. ओके, चाइना एंड ईरान जो है इन्होंने 25 साल 25 इयर्स की कोऑपरेशन डील जो है, कोऑपरेशन डील उन्होंने साइन करी, और वो किस एरिया में है? उसमें से एक एरिया ऑयल है जो कि ईरान में है ना. अपार्ट फ्रॉम दैट रशिया भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री अलाइज. दे आर बेसिकली द स्ट्रेटेजिकली वेरी मच गुड फ्रेंड एंड मिलिट्री अलाइज हैं. बेलारूस जो है वो भी एक अच्छा खासा क्लोज रीजनल अलाई है रशिया का, एंड वो भी SCO को ज्वाइन कर सकता है. ठीक है, तो दोस्त जो है वो दोस्त को अच्छी जगह पे अपने साथ साथ लेके आ रहे हैं. ओके, अब इंडिया का यहाँ पे क्या एक्ट है, क्या सीन चल रहा है?
ईरान का भी इंडिया के साथ थोड़ा, जैसे मैंने बोला कि खट्टा मीठा वाला टाइप जो है वो रिलेशन चल रहा है, तो वही सीन है. सो इंडिया फेसेस द चैलेंज ऑफ मेंटेनिंग अ डेलिकेट बैलेंस एज द डायनेमिक्स ऑफ द एससीओ चेंज ओवर हियर. यहाँ पे जो है इंडिया एक तरीके से ट्राई कर रहा है इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन इट्स रिलेशन विद द यूएस. यूएस जो है वो सैंक्शंस लगा देता है ईरान पे जब चाहे जब मर्जी, है ना, और बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते रहते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर. सैंक्शंस अच्छे खासे लगाए हुए हैं यूएस ने, तो इसकी वजह से ईरान एंड यूएस का अच्छे रिलेशन नहीं है. बट हियर इंडिया इज ट्राइंग इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन इट्स रिलेशन विद द यूएस ओवर हियर. ओके, एंड हिस्टोरिकली भी हमारे अच्छे खासे टाइज रहे हैं विद दैट ऑफ द ईरान, एंड हमारा इंटरेस्ट भी है हिस्टोरिकली जो है यूएस के साथ भी रहा है, ईरान के साथ भी रहा है, राइट. सो दिस इज द सीन. अब यहाँ पे है कि ठीक है आप जो है आइए ज्वाइन करिए, वी आर हैप्पी विद दैट. अब इंटरनली डिप्लोमेटिकली ये सारी चीजें जो है वो हैंडल होंगी, क्या कैसे एंड ऑल, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. प्रधानमंत्री मोदी जी ही एम्फेसाइज द नीड टू एड्रेस द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म. क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को एड्रेस करने का, प्लस जो सॉवरेनिटी की बात होती है इन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स एंड एनहांस कोऑपरेशन इन डीलिंग विद द टेरर फिनेंसिंग एंड रेडिकलाइजेशन. तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो बेसिकली यहाँ पर उठाए गए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, अपने मोदी जी के द्वारा ये बेसिकली ये सारी चीज़ें जो हैं वो रेज करी गई हैं. आइए ज्वाइन करिए, बट दीज आर ऑल्सो द केसेस ओवर हियर. He even highlighted the importance of addressing the situations in Afghanistan and that of the Russia-Ukraine war also. So all these things he mentioned over there in the this thing. क्या कहते हैं? In the meet, in this summit, right? So आज की हमारी जो क्लास थी पाव पैक थी, बहुत सारा इंफॉर्मेशन इसमें आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, right? I hope that you people are enjoying all these sessions and all. See you in the next class, and next class is of MCQs. Bye bye, take care and have a great time.